हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली रिलेटेड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, जहां हमने डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे डिस्कशन किया था। वहाँ हमने बताया था कि ओवरऑल हमारे पास 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे हमें डिस्कशन करना है एंड पॉइंट वाइज हम चैप्टर अपलोड करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला डिस्कशन है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर पे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हमें एक पर्सन चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और उनका यही काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, दैट इज जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, ये किसकी ड्यूटी होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। बेसिकली आप लोग देखोगे ना, तो एमबीए जब हम लोग करते हैं तो वो भी एचआर फील्ड में होता है। तो बेसिकली वहाँ से आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल पाती है कि आपका वर्क जोन क्या होगा, किस तरह से आपको लोगों के साथ डील करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको तब आइडिया मिल जाता है जब आप उसकी स्टडी करते हो। बट वैसे हम सबको भी पता है कि अभी तक इंडिया में मैनेजर बनने के लिए किसी भी तरह की कोई डिग्री की डिमांड नहीं करता। बट अगर आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे तो अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है इन एचआर फील्ड, तो उस केस में ही वो आपको एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अपॉइंट करते हैं। क्लियर? अब देखो, अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की बात करें तो अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज़ अ ट्रेन्ड पर्सन जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो यहाँ पे ट्रेन्ड पर्सन क्यों बोला है, ट्रेन्ड पर्सन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि अगर उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनना है, उसको मैनेजर बनना है, तो उसके पास उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास उससे रिलेटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हमेशा याद रखना, एक सही पर्सन को सही पोजीशन पे अपॉइंट करने से लेकर के उसको ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने तक का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अकेले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हमने लिखा भी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन द राइट पोजीशन, ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, addressing grievances and solving conflicts, ensuring safety and security of employees, looking after promotions and appraisals of employees, and aiming at the retention of valuable employees in the organization. तो सिंपली सबसे पहले बोला कि आपको एक सही पर्सन को सही पोजीशन पे अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की एंड जो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ हैं, वर्क है, उससे इंट्रोड्यूस कराने की ड्यूटी भी किसकी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। अगर एम्प्लॉयज़ की कोई भी ग्रीवियंसेस है, क्योंकि देखो जब एम्प्लॉयज़ कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो नो डाउट उनको कई सारे इश्यूज़ होते हैं, कई बार एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कई बार प्रमोशन से रिलेटेड, तो वो ग्रीवियंसेस भी किसको डील करनी होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को। सॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, अगर मान लो किसी भी दो एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, या इफ़ इन केस मान लो कि एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क से, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सॉल्व करने का काम भी किसका है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे एम्प्लॉयज़ खुद को सेफ मान सकें, सेफ फील कर सकें, वो काम भी किसका है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। लुकिंग आफ्टर प्रमोशंस एंड अप्रेजल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम आपको प्रमोट भी करना होता है एंड टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट भी देना होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो काम भी किसका है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। एंड एट लास्ट एमिंग एट द रिटेंशन ऑफ वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़, की जो भी एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सर्व कर रहे हैं उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से रिटेन करना है, ये भी किसकी ड्यूटी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। क्योंकि बेसिकली देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एम्प्लॉय अच्छा है तो हो सकता है कि उसको कहीं और अच्छा पे स्केल मिले, कहीं और अच्छा एनवायरनमेंट मिले, कहीं और अच्छी पोस्ट मिले, तो वो क्या करेगा, स्विच कर जाएगा। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है कि वो ये देखे कि जो एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है उनको बेस्ट पोजीशन दी जाए, बेस्ट सैलरी दी जाए एंड बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, सो दैट वो आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी छोड़ करके ना जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ये 7 ड्यूटीज़ हैं और ओवरऑल 7 ड्यूटीज़ में सिर्फ यही बताया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने एम्प्लॉयज़ रखने हैं उनको रखने से लेकर के रोकने तक, दैट इज अपॉइंट करने से लेकर के रिटेन करने तक की पूरी ड्यूटी किसकी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। क्लियर? तो ये 7 पॉइंट आप लोग याद रखना। सबसे पहला कि उनको राइट पोजीशन पे अपॉइंट करना, देन ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन,
then addressing grievances, solving conflicts, ensuring safety and security of employees, looking after promotions and appraisals of employees and aiming at the retention of valuable employees. कि ये 7 ड्यूटी या ये 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की. नेक्स्ट, a human resource manager also acts as a link between the management and the employees. He communicates the management policies and instructions to employees as well as employees' grievances and queries to the management. स्मॉल साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ 5-6 लोग होते हैं, वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. बट अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बिग ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ होता क्या है ना कि 500 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं एट अ टाइम. तब उस केस में अगर हम ये चीज़ बोलें कि जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, वो आपस में कनेक्ट करें, वो आपस में कांटेक्ट करें, तब उस केस में तो आपका कभी भी काम हो ही नहीं पाएगा. आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, आप कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि अब देखो, सेल्स मैनेजर भी है, परचेज मैनेजर भी है, प्रोडक्शन मैनेजर भी है, हर तरह के आपको मैनेजर मिलेंगे. अब ये जो मैनेजर हैं, ये जाकर के डायरेक्टली कांटेक्ट करने लगे एम्प्लॉय से, इनके मीडिएटर कोई हो ही ना, तो उस केस में क्या होगा ना तो ये कभी प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे एम्प्लॉयज़ को कि आपको क्या काम करना है, और ना ही कभी एम्प्लॉयज़ इनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे. इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक मीडिएटर रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो कि बाकी सारे मैनेजर से कांटेक्ट करता है, उनकी पॉलिसी समझता है, उनके रिक्वायरमेंट समझता है, उनके गोल समझता है, एंड वो ही जा करके वो एम्प्लॉयज़ को कन्वे करता है, कम्युनिकेट करता है कि अच्छा आपको ये काम ऐसे करना है, इतना हमें प्रोडक्शन चाहिए, इतना हमें सेल करना है ड्यूरिंग द ईयर, हमारा प्रॉफिट टारगेट ये है. ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है ये कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉयज़ को. एंड अगर एम्प्लॉयज़ की कोई भी ग्रीवियांस है, कोई भी इशू है कंपनी को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, जैसे अगर एम्प्लॉय को लगता है कि नहीं उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, उसको अच्छा पे स्केल नहीं मिल रहा है, उसको अच्छा प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उसको अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो कंप्लेन करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से. और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जा करके जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं उनके साथ इसको डिस्कस करते हैं. क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, जैसे बेसिकली कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ हो गए, उन्हीं के हाथ में ये होता है कि वो इंक्रीमेंट करेंगे कि नहीं, प्रमोशन करेंगे कि नहीं. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है? टॉप लेवल मैनेजर से जाकर के डिस्कशन करता है, और उस डिस्कशन में वो सारी की सारी ग्रीवियांसेस, सारे के सारे इश्यूज जो एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो कम्युनिकेट करता है. क्लियर? तो अगर देखा जाए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही है कि वो एक लिंक है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में. ये मैनेजमेंट कौन कौन से, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गए. अब क्योंकि इफ इन केस मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्यून है, ठीक, उसको लगता है कि उसका सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्या वो डायरेक्टर की केबिन में डायरेक्टली जा करके बोलेगा कि नहीं आपको तो मेरी सैलरी इंक्रीमेंट करनी चाहिए? अब अगर मान लो ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, अब अगर वो यही काम करेंगे ना तो होगा क्या कि दिन में 500 एम्प्लॉयज़ उनके पास आएंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर के. एंड उस केस में होगा क्या कि टॉप लेवल मैनेजर के पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बना सके, कुछ अच्छे गोल सेट कर सके, क्योंकि वो क्या करेंगे, इन 500 एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. इसीलिए हमने बोला कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एम्प्लॉय से कनेक्टेड होता है. और उस केस में होता क्या है ना कि अगर आपकी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो एम्प्लॉयज़ कभी भी डायरेक्टली जाकर के टॉप लेवल मैनेजर से बात नहीं करते हैं. वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के साथ, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जाकर के टॉप लेवल मैनेजर को. वैसे ही बाकी जो मैनेजर्स हैं, जैसे सेल्स मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर और टॉप लेवल मैनेजर अपने गोल्स बताते हैं, तो ये सारे लोग किसको इन्फॉर्म करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, और वो जाकर के एम्प्लॉयज़ को बताते हैं आपको कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, क्या गोल अचीव करना है, कितना प्रोडक्शन चाहिए, एंड सो ऑन. क्लियर? तो ये ओवरऑल एक डिस्कशन था जहाँ हमने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी एक पर्सन होता है, जो कि बेसिकली हम लोग मानते हैं कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री एमबीए की अगर आपने एचआर फील्ड में ली है तो ही आपको अपॉइंट किया जाता है, और आपका काम सिर्फ यही होता है कि लोगों को अपॉइंट करने से लेकर के उनको रिटेन करने तक का. साथ ही साथ आप एक लिंक प्रोवाइड करते हो बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़. क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ एचआर मैनेजर. अब देखो एचआर मैनेजर में क्या स्किल होनी चाहिए, क्या स्किल्स और क्या प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. इफ़ इन केस मान लो हम ये ना भी पढ़ें तो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि एचआर मैनेजर जो काम करता है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उतना टफ और उतना कॉम्प्लेक्स काम कुछ नहीं होता. क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉयज़ हैं, इनफैक्ट अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5 एम्प्लॉयज़ भी है ना,
तो भी उनको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का अपना एक अलग मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का, एक अलग गोल होता है। उसके साथ ही साथ किसी को मॉनेटरी अप्रेजल चाहिए तो किसी को नॉन मॉनेटरी अप्रेजल चाहिए, दैट इज़ किसी को प्रमोशन चाहिए तो किसी को इंक्रीमेंट चाहिए, किसी को अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए काम करने के लिए। तो ऐसे करके आप देखोगे ना, हर एक एम्प्लॉयज़ की जो विश होती है, हर एक एम्प्लॉयज़ का जो एम होता है वो अलग अलग होता है, और उन सब के एम को, उन सब के गोल को डायरेक्ट करना होता है कहाँ? ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ। क्योंकि देखो, उनको ये चीज़ कन्वे करनी होती है, उनको ये चीज़ कम्युनिकेट करनी होती है कि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं करोगे तब तक आपका अपना पर्सनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तभी आपको प्रमोशन मिलेगा, तभी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तभी आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ये एचआर मैनेजर का काम होता है कि हर एक एम्प्लॉय को मना करके रखना और उनसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराना। तो ये एक बहुत टफ और बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, जहां हम ये मानते हैं कि एचआर मैनेजर अगर एफिशिएंट नहीं है तो उस केस में वो कभी भी सारे एम्प्लॉयज़ को साथ में लेकर के नहीं चल पाएगा। क्योंकि देखो, अगर 500 एम्प्लॉयज़ है ना, तो हर डे किसी ना किसी एम्प्लॉय के कुछ ना कुछ इश्यूज़ होंगे और उन इश्यूज़ को सॉल्व करना एचआर मैनेजर का काम होता है। क्लियर? देखो, लिखा है जॉब ऑफ एन एचआर मैनेजर इज द मोस्ट चैलेंजिंग वन एज देयर इज नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज कॉम्प्लेक्स एज पीपल। पहले भी हमने बताया था, जैसे अगर मान लो हम एक मशीन परचेज करके लाते हैं तो हमें पता है कि मशीन के बारे में अगर हम एक बार सीख जाते हैं कि कैसे फंक्शन करती है तो बहुत ही ईजी उसको ऑपरेट करना है ना। आपने उसके लिए कोई एक ऑपरेटर रख दिया और वो आपकी मशीन ऑपरेट कर देगा। बट अगर हम बात करें हैं लोगों की, एम्प्लॉयज़ की, तो उनको कोई भी चीज़ समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि हमने पहले बताया कि अब हर एक एम्प्लॉय अलग अलग होता है। जैसे अगर मान लो हमने मशीन खरीदी है 10, तो वो अलग अलग मशीन नहीं होगी, सब प्रोडक्शन के लिए खरीदी है। एक मशीन आप सीख जाओ तो बाकी 9 मशीन पे भी फंक्शन करना आप सीख जाओगे। बट एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आपके यहाँ 10 एम्प्लॉयज़ भी हैं तो आप देखोगे हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का। क्लियर? HR managers need to integrate process, people and technology in an efficient and effective manner that should enable the organization to achieve its goals. ये HR मैनेजर का काम है कि वो प्रोसेस को, लोगों को और टेक्नोलॉजी को कैसे साथ में लेकर के चलेगा, और साथ में भी कैसे लेकर के चलना है कि वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में काम कर सके। मतलब विदाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सके रिसोर्सेज का, एंड लीस्ट कॉस्ट हमारी वहाँ पे लगे। तो ये काम किसका है? एचआर मैनेजर का। कि एचआर मैनेजर ये देखता है कि हम अपने प्रोसेस को, पीपल को और टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के चलें, जिससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी कर सकें रिसोर्सेज का, दैट इज रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज हो, प्लस लीस्ट कॉस्ट में भी हम प्रोडक्शन कर पाए। क्लियर? और ये सब करके बेसिकली उनका मोटिव क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। तो यहाँ यही लिखा है कि एचआर मैनेजर नीड्स टू इंटीग्रेट प्रोसेस, पीपल एंड टेक्नोलॉजी इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर दैट शुड इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स। क्योंकि अल्टीमेटली तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल अचीव करने से मतलब है, और अगर वो अपना गोल अचीव करेगा तो ही एम्प्लॉयज़ को वो सेटिस्फाई कर पाएंगे। While doing all these, they need to assess, develop, reward, retain a wide variety of people. सही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको असेस करना होगा, दैट इज गाइड करना होगा, डेवलप करना होगा, रिवॉर्ड देना होगा टाइम टू टाइम, मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी फॉर्म में, एंड उनको रिटेन करके भी रखना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए तो एचआर मैनेजर को ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, उनको असेस करने से लेकर के रिटेन करने तक। अब देखो, हम बता रहे हैं कि क्या क्या स्किल्स बेसिकली एक एचआर मैनेजर में होनी चाहिए। मल्टी नॉलेजेबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब देखो, अगर हम एक एचआर मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं तो उस एचआर मैनेजर को हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड आइडिया होना चाहिए, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो। वो ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने तो इसकी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि एक एचआर मैनेजर है और वो ओवरऑल पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों को अपॉइंट करेंगे। तो जब वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों को अपॉइंट करेंगे, इसका मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट करेंगे, और हर एक डिपार्टमेंट की अगर उनको नॉलेज होगी तभी तो वो किसी सही पर्सन को अपॉइंट कर पाएंगे। अगर मान लो उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट का आइडिया ही नहीं है तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कभी भी एक बेस्ट एम्प्लॉय सेलेक्ट नहीं कर सकते। पर्सनल एट्रीब्यूट्स, प्रोफेशनल एटीट्यूड, एथिकल एटीट्यूड, इन तीनों पे भी डिस्कशन करेंगे साथ ही साथ। ये 4 ऐसी स्किल्स हैं जो कि माना जाता है कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में होना चाहिए। ये चारों पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहला बोला है मल्टी नॉलेजेबल। इसमें देखो वही चीज़ लिखा है कि एचआर मैनेजर्स शुड पजेस नॉलेज ऑफ ऑल द डाइवर्स फील्ड्स दैट कलेक्टिवली रन अ बिजनेस।
Since HR management is required in all the departments and all the levels, it is important that HR managers should be competent in all the diverse areas of finance, sales, marketing, operations, etc. Clear? अब HR मैनेजर में हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए जो कि कलेक्टिवली रन करता है बिजनेस। अब इसका रीज़न सिर्फ याद रखना यही है कि एक HR मैनेजर जो होता है वो ही ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को अपॉइंट करता है। तो अगर उसको प्रॉपर हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक फील्ड की नॉलेज नहीं होगी, हर एक एरिया की नॉलेज नहीं होगी, तो वो कभी भी राइट पर्सन अपॉइंट नहीं कर सकता। तो ये सबसे पहली स्किल थी जो कि हम ढूंढते हैं एक HR मैनेजर में, और हम मानते हैं कि ये HR मैनेजर में होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एटीट्यूड्स। HR managers should possess the mental ability to communicate, articulate and handle people and situations with intelligence. अब देखो, एक होता है ना कि लीडरशिप क्वालिटी होती है लोगों में। अब इफ इन केस मान लो आप बहुत शाई नेचर के हो, बहुत रिजर्व नेचर के, तो उस केस में आप कभी भी लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। और जब हम बात करते हैं HR मैनेजर की, तो हम मानते हैं कि वो कम्युनिकेट करने में इतने बेस्ट होंगे कि वो सामने वाले से, एम्प्लॉयज़ से हर एक चीज़ निकलवा सके। अगर गोल अचीव कराना है तो वो गोल भी अचीव करा सकें, और अगर उनकी ग्रीवेंसेस हैं तो वो ग्रीवेंसेस भी समझ सकें। क्लियर? तो यहाँ यही चीज़ बोला कि HR मैनेजर शुड possess अ मेंटल एबिलिटी टू कम्युनिकेट, आर्टिकुलेट एंड हैंडल पीपल एंड सिचुएशंस विद इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के साथ ही आपको डील करना है, डरा धमका करके नहीं। आपको उनका फ्रेंड बन करके उनके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। और जब तक एक HR मैनेजर एज अ फ्रेंड नहीं डील करेगा एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ ना तो अपनी ग्रीवेंसेस बताएंगे और ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना 100% दे पाएंगे। ही शुड हैव द लर्निंग स्किल्स एज ही नीड्स टू कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड हिमसेल्फ टू स्टे अब्रेस्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। सही है, अगर आपको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना है, अब क्योंकि हर दिन आपके यहाँ अलग अलग तरह के लोग ज्वाइन करते हैं, तो आप में वो स्किल होनी चाहिए जिससे आप हर एक तरह के लोगों को हैंडल कर सको। तो कॉन्टिन्यूसली आपको खुद को अपग्रेड करना होता है सो दैट आप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सको। कोचिंग एंड टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट एन HR प्रोफेशनल अंडरटेक्स टू डेवलप द एम्प्लॉयज स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। अब HR मैनेजर बनने के बाद भी ये नहीं कि बस आप एक बार मैनेजर बन गए तो हो गया। आपको टाइम टू टाइम क्लासेस लेनी होती है जहां आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, जहां आपको और बेटर वे में कम्युनिकेट करना सिखाया जा सके। HR managers should have both leadership and executive skills. They should be able to lead a large group of people towards a course of action that is in the best interest of the individual as well as the organization. They should also accurately and quickly execute the management's decision regarding personal issues. देखो, यही चीज़ बोला कि अगर एक HR मैनेजर की बात करें तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए एज वेल एज एग्जीक्यूटिव स्किल्स भी होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि जब HR मैनेजर को कोई ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करता है तो उनको एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को हैंडल करना है। अब उन लोगों से आपको दो चीज़ निकलवानी है, एक तो उनका भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा करना है आपको, और एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कराना है। क्लियर? तो ऐसी क्वालिटी आपके में होनी चाहिए कि आप दोनों काम एट अ पर्टिकुलर टाइम करा सको। आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सको कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ ध्यान दें, और साथ ही साथ जो उनका इंडिविजुअल मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का, वो भी आप फुलफिल करा सको। क्लियर? They should also accurately and quickly execute the management's decision regarding personal issues. और अगर मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, चाहे वो पर्सनल इश्यूज़ हो किसी एम्प्लॉयज़ से, तो उसको भी सॉर्ट आउट कराना किसका काम है? HR मैनेजर का। तो सिंपली यही चीज़ बता रहा है कि HR मैनेजर में पर्सनल एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, और पर्सनल एट्रीब्यूट्स का मतलब सिंपली यही कि वो उनमें खुद में एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एक ऐसी लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव स्किल होनी चाहिए कि वो हर तरह के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें और हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ इंडिविजुअल गोल अचीव करने में भी हेल्प कर सकें, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, दैट इज़ जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं, और उनके साथ बहुत ही आराम से कम्युनिकेट करके उनकी प्रॉब्लम्स भी समझ सकें। क्लियर? साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट का डिसीजन है, अगर वहाँ किसी भी एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कोई पर्सनल इश्यूज़ है या ओवरऑल जो एम्प्लॉयज़ वर्क करें उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सॉल्व कर सके। क्लियर? तो सिंपली आप में ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करो, हर तरह के लोगों के साथ आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओ। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एटीट्यूड। HR manager's job is generally professionalized. He should be organized as there is no margin of error when dealing with the lives and careers of people. हमने अभी बताया कि जब आप MBA करते हो HR फील्ड में, उसी केस में आपको अपॉइंट किया जाता है एज HR मैनेजर। क्यों? क्योंकि देखो सिंपली
आपसे हम गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखते, मतलब एचआर मैनेजर से कोई गलती नहीं हो सकती, हम ये मान करके चलते। क्योंकि खुद सोचो, अगर आपसे गलती हुई तो आप क्या करोगे कि किसी राइट पर्सन को जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट, आप उसको अपॉइंट नहीं कर पाओगे। और अगर आप उसको नहीं अपॉइंट कर रहे हो तो दो लोगों का लॉस है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है और साथ ही साथ आप उस पर्सन का भी नुकसान कर रहे हो जो आपके यहाँ इंटरव्यू देने आया था। क्लियर? तो देखो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि एक एचआर मैनेजर्स की जो जॉब होती है अब वो प्रोफेशनलाइज्ड हो रही है। ही शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, वो इतना ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसमें कोई भी एरर या कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है, एज देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर व्हेन डीलिंग विद द लाइफ्स एंड करियर्स ऑफ पीपल। He should have a comprehensive understanding of HR policies, principles, programs, practices and laws। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब आप उसके लिए कुछ ना कुछ पढ़ करके आए हो, आपकी एजुकेशन उस फील्ड में हुई हो, तभी आपको प्रॉपर HR पॉलिसीज, HR प्रिंसिपल्स, HR प्रोग्राम्स, HR प्रैक्टिसेस एंड लॉज के बारे में आइडिया होगा। इसीलिए यहाँ पे ये मेंशन किया है कि प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी पर्सन को हम HR मैनेजर के तौर पर अपॉइंट कर लेंगे, उनमें प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। और प्रोफेशनल एटीट्यूड है ये कैसे पता चलेगा? जब उनको ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, लॉज हैं, उनकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, पूरा आइडिया होगा, तभी हम मानेंगे कि वो प्रोफेशनल पर्सन है। क्लियर? क्योंकि देखो, अगर आपने उस फील्ड में एजुकेशन ली है, अगर आपने उस फील्ड में पढ़ाई की है, तो ही आपको ये पता होगा कि आपको कैसे लोगों को डील करना है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको कैसे लोगों के साथ डील करना है। क्लियर? नेक्स्ट, एथिकल एटीट्यूड। ये तो सिंपल है कि फॉर हेल्दी एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एचआर मैनेजर्स कंप्लाई विद द कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज राइट और रॉन्ग। एम्प्लॉय शुड बी कोच्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देयर एथिकल डायलेमास शुड बी क्लियर्ड। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं कि एथिकली जो सही होता है, मॉरल वैल्यूज होती है, जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग एचआर मैनेजर को काम करना होता है। क्योंकि सिंपली वो एटीट्यूड एचआर मैनेजर में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस प्रॉपरली रन करना चाहते हो तो आपको एथिक्स का ध्यान देना होता है, आपको मॉरल्स का ध्यान देना होता है। तो यही है एथिकल एटीट्यूड। ओवरऑल हम लोग को जो याद रखना है वो सिर्फ 4 चीज़ें हैं कि कौन कौन सी स्किल ऐसी है जो एचआर मैनेजर में होनी चाहिए। मल्टी नॉलेजेबल, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड एथिकल एटीट्यूड। यही सारे पॉइंट्स पे बेस्ड होकर के MCQs क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, क्वालिटीज़ ऑफ एचआर मैनेजर। अब देखो, एचआर मैनेजर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये तो सिंपल है कि आप अच्छे लिसनर हो, मतलब आपको सबकी बात भी सुननी है, सबको अपनी बात कम्युनिकेट भी करनी है। लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए एंड कहीं पे भी आप पार्शियलिटी ना करो, बिल्कुल फेयर डीलिंग करो। देखो लिखा है सिंपैथेटिक एंड हैव ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, गुड लिसनर एंड कम्युनिकेटर, गुड लीडरशिप क्वालिटी, fully conversant with the policies and practices of the company, and honest and fair in his dealings and should not be in any way partial to others। तो ये ओवरऑल 5 क्वालिटीज़ थी जो एचआर मैनेजर में होनी चाहिए। तो ये सारे सिंपल पॉइंट्स थे, इस पर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, बट ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। रीज़न बीइंग यहाँ से भी MCQs बनते हैं। नेक्स्ट, रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारा रोल है। पॉलिसी को बनाना, रिप्रेजेंटेटिव रोल, क्योंकि रिप्रेजेंट आप किसको करते हो? आप मैनेजर्स की पॉलिसी को भी रिप्रेजेंट करते हो और साथ ही साथ आप एम्प्लॉयज़ को भी रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर? लीडरशिप रोल, वेलफेयर फंक्शन, एडवाइजरी रोल, रोल एज अ मीडिएटर। क्लियर? एडवाइजरी रोल मतलब आपको एडवाइस देना होता है टाइम टू टाइम कि कहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, किन एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देने की ज़रूरत है। आपको एम्प्लॉयज़ को बताना होता है कि किस तरीके से आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ रोल एज अ मीडिएटर। मीडिएटर तो हो ही आप मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक लिंक हो, जिसको हम मीडिएटर भी कहते हैं। तो ओवरऑल आप देखो कि ये सारे के सारे रोल्स हैं किसके? एचआर मैनेजर के। क्लियर? तो ये भी आप लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी MCQs बनते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा डिस्कशन था कि एचआर मैनेजर कौन होता है, उनमें क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या उनमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या उनके रोल हैं। ओवरऑल हमने आज की क्लास में ये पूरा डिस्कस कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन बताई थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और वहाँ हमने बताया था कि जो ओवरऑल 7 पॉइंट्स हैं उन पे हम इंडिविजुअल क्लास अपलोड करेंगे। तो आज हमारी पहले पॉइंट पे क्लास थी एंड नेक्स्ट 6 क्लास भी हम
रेगुलर बेसिस पे अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। साथ ही साथ हम एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन 2021 के लिए हमने ऑलरेडी अपना टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से वो ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लेना सो दैट आपको सारी अपडेट्स एंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। एंड एक और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे कि हमने स्टैट्स के लिए, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स के लिए एक डिटेल सेशंस अपलोड करने स्टार्ट किए हैं जो कि हमारे सेकंड चैनल पे हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पूरा डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, सारे चैप्टर से रिलेटेड। एंड साथ ही साथ जैसे ही हमारा डिस्कशन सेशन ओवर हो जाएगा हम उसके भी MCQs अपलोड करेंगे। अब बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वो क्लासेस भी आप ज़रूर से कवर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।